अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और पता उस वक्त तो ऐसा लगता था रट्टा लगा रहे एक लाइन का, और हमें उसका असल में मानी का इल्म भी नहीं था कि ये क्यों कहा जाता है। लेकिन फिर जब किसी किस्म की बीमारी आती है, जब आप बड़े होते हैं, तो आपको पता चलता है हाँ भाई, बड़े बुज़ुर्ग बिल्कुल सही कहते थे कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और जब तक आप ज़िंदगी में किसी तकलीफ़ में पड़े ना तो आपको पता नहीं चलता कि तकलीफ़ के बग़ैर अगर आप ज़िंदगी गुजारें तो वो कितनी बड़ी नेमत है। मैं पिछले दिनों इनफैक्ट मैं अपनी टोज़ फ्रैक्चर से गुजर रही हूँ, तो मैं अपने आप को हैंडीकैप महसूस करती हूँ, और मुझे तब अंदाज़ा होता है कि जो मैं बड़े आराम से फ्रीली मूव कर रही थी, मैंने अल्लाह पाक का क्यों शुक्रिया अदा नहीं किया कि मैं कितनी आराम से मूव कर रही हूँ, जो दिल करता है वो कर रही हूँ। लेकिन अब मेरी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, क्योंकि मुझे हील करना है, मैं एक तकलीफ़ में हूँ। और आज जिस तकलीफ़ के वाले से हम बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी तकलीफ़ है। वो सिर्फ पेशेंट के लिए तकलीफ़ नहीं है, वो जो पेशेंट के साथ रह रहा होता है ना, उसके लिए भी वो उतने ही तकलीफ़ दे होता है। आज हम ऐसे मर्ज़ के वाले से बात करने जा रहे हैं कि जब आप उसका नाम ही सुनते हैं तो आप एकदम से खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि आपके जहन में उस मर्ज़ का नाम सुनते साथ जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये कि अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि इसका क्योर अवेलेबल तो है, अब शुक्र है इतनी एडवांसमेंट हो गई है, लेकिन नॉट एवरी पर्सन इज़ डैट लकी। हाँ, आप लकी हैं अगर आपका डायग्नोसिस सही वक्त पे हो जाए और आप मर्ज़ की तशख़ीस सही वक्त पे कर लें। मैं बात कर रही हूँ कैंसर की। हमारे यहाँ तो कैंसर का पता जब चलता है तो अक्सर बहुत लेट भी हो जाता है। अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में भी कोई चीज़ पकड़ी जाए तो पाकिस्तान में अब इतनी सहूलियत ज़रूर हैं कि आप उसका इलाज कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें अगर आपको स्टेज 3 या स्टेज 4 पे पता चलें तो बड़ा खौफनाक हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है, इसको पिंकटूबर भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से बात की जाती है। ये तो आप घर में हम ख़वातीन को कहते हैं कि आप खुद से भी अपना जो है ना वो मुआयना कर सकते हैं कि कहीं आपके कोई लंप तो नहीं बन रहा। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर होता है तो आपको बहुत गलत लग रहा है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में 2% मर्द हजरात भी इसका शिकार बनते हैं, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट। सर्वाइकल कैंसर, जिसके वाले से हुकूमत पाकिस्तान आज का ये वैक्सीन है वो भी लगा रही है, क्योंकि ये वैक्सीन बच्चियों में लग सकती है। और मैं लिटरली रिग्रेट कर रही हूँ कि जब मैं 11 से 14 साल की उम्र में थी तो उस वक्त ये वैक्सीन क्यों नहीं आई थी, क्योंकि वो आपको एक बड़ी प्रोटेक्शन दे रहता है। नोबडी टॉक्स अबाउट सर्वाइकल कैंसर। एक हशश का भी करा दिया जाता है, पता नहीं क्यों। और सर्वाइकल कैंसर इतना खामोश कैंसर है कि जब तक वो आपको पता चलता है बहुत लेट हो जाता है। पूरे पाकिस्तान में सालाना बुनियाद पर देखें तो 5000 नए केसेस रिपोर्ट होते हैं, और 3500 अमवात जो है ना वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती हैं, और ये वो हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सी जगहों पर तो पता भी नहीं चलता कि आपको सर्वाइकल कैंसर है। इसके साथ साथ मैं बच्चों के कैंसर के हवाले से आज भी बात करूंगी कि बच्चों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का जो कैंसर है वो पाया जाता है। अक्टूबर के फ़ौरन बाद नवंबर का महीना शुरू होता है, तो नवंबर में प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से बात होती है। ये बड़ा ज़रूरी है जनाब, क्योंकि आप जब तक इस पर बात नहीं करेंगे ना, आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये बात अपने पल्लू से मान लें। अगर हम कहते हैं ना कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं तो बिल्ली ने आंखें में खाई जाना है। ऐसा नहीं कि बिल्ली हमें देख के डर जाएगी कि हमने आंखें बंद कर ली और हमें इस तकलीफ का एहसास नहीं होगा। इसीलिए बात करना बहुत ज़रूरी है। और बात मैं नहीं, बात पे मेरा एक्सपर्ट पैनलिस्ट यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, कैंसर सर्वाइवर जो हैं वो भी मौजूद हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के वाले से बताएंगे भी और क्या क्या एहतियात करनी है, हमें लाइफस्टाइल चेंज करना है कैसे, ये डॉक्टर्स बताएंगे। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं फ़रा नादिर साहिबा, जानते हमारी बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं, और फ़रा आपा भी जो हैं वो गुजरी हैं इस प्रोसेस से। सो शी इज़ कैंसर सर्वाइवर, और ये उम्मीद की किरण है आज के हमारे शो में, क्योंकि बहुत से लोग जो डर जाते हैं जब कैंसर के वाले से बात होती है, ट्रीटमेंट के वाले से बात होती है। तो फ़रा आपा हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन अब्दुल राशिद, जो कि कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आखन यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर लुबना वोहरा मेरे साथ मौजूद हैं, सेक्शन हेड ब्रेस्ट सर्जरी आखन यूनिवर्सिटी से हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर सैयद अहमद हामिद साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी इंडस हॉस्पिटल से हैं। और साथ में डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद, खालिद शफी साहब मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डाउ मेडिकल कॉलेज हैं। आप तमाम तो लोगों को मैं शो में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कौन सा कैंसर इस वक्त ऐसा है कि सबसे ज़्यादा बड़ा है? अगर टॉप 3 कैंसर वैसे कौन से आते हैं डॉक्टर साहिबा? जो सब बहुत रीसेंट आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक मुंह का कैंसर, नाक, हलक, गले का कैंसर सबसे ज़्यादा है, और वो मोस्टली हमारे सिंध और इस रीजन कराची और सिंध में है।
ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर ब्रेस्ट है। इसके बाद ब्रेस्ट के बाद ओवेरियन कैंसर आता है और फिर सर्वाइकल कैंसर आता है, जिसकी आप अब बहुत बात सुन रही हैं, फाइनली बहुत बात सुन रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। सो टॉप 3 to 5 कैंसर्स में आपका ब्रेस्ट कैंसर, मुंह के कैंसर्स, लंग का कैंसर, जिगर का कैंसर और ये। और जैसे आपने कराची की बात की, तो कराची में बड़ी वजह ये भी है क्योंकि जैसे गुटखा, मावा, छालिया, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पान बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसमें स्मोकिंग भी आ जाती है। ये जी 90% मरीज़ हमारे जो मुंह के कैंसर के साथ आते हैं उनमें गुटखा, पान, छालिया की वजह से मुंह का कैंसर होता है, विच मीन्स कि अगर हम इसके ऊपर जो कानून बने हुए हैं उसको हम लागू कर दें तो 90% केसेस कम हो सकते हैं। सिगरेट भी बायस बन सकता है मुंह के कैंसर का और काफ़ी सारे कैंसर का बायस बन सकता है। उसमें आपके हलक का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, स्टमक, ब्लैडर, सिगरेट तो बहुत से किस्म के कैंसर और सबसे इम्पॉर्टेंट मुंह का कैंसर और लंग कैंसर है। मुझे डॉक्टर साहब बताएंगे कि अगर मैं बच्चों के कैंसर के हवाले से बात करूँ तो बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर पाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 12 हज़ार बच्चों को सालाना कैंसर की तशख़ीस होती है और ये अंडर रिपोर्टेड इसलिए कि बच्चे पहुँच भी नहीं पाते हैं, बहुत बड़ी तादाद पहुँच नहीं पाती है। तो कॉमन तीन कॉमन अगर आप कैंसर लेंगे, सबसे कॉमन ब्लड कैंसर जिसे हम चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकीमियास कहते हैं। उसके बाद बच्चों में CNS ट्यूमर यानी दिमाग के कैंसर दूसरे नंबर पे आते हैं और फिर तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो गुदूद के कैंसर यानी जिसे हम लिम्फोमास कहते हैं, यानी लिम्फ नोड जो गिल्टी आम ज़बान में जिसको कहा जाता है, जो कि गर्दन में, बगलों में और जान के हिस्से में होती है। अगर उसकी स्वेलिंग हो रही हो किसी वजह से तो वो लिम्फोमास की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और भी वजूहत होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये 3 कॉमन कैंसर बच्चों में कंपैरेटिवली हम ज़्यादा देखते हैं। और इसके अलावा तो बहुत सारे कैंसर, आँखों का कैंसर छोटे बच्चों को मुतासर करता है और इसके अलावा बोन का कैंसर, आँखों का कैंसर भी। जी आपको बहुत कह रहे थे कि रेटिनोब्लास्टोमा जिसे हम आँखों का कैंसर कहते हैं वो इन्फेंसी में आता है, यानी मेरे पास एक महीने के बच्चे, 15 दिन के बच्चे और 2 जुड़वा बच्चे भी कैंसर के साथ आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो टाइम पे ना पहुँचें जी तो उन बच्चों की आंख निकालनी पड़ जाती है टू सेव द लाइफ। अब आप सोचें 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बच्चे की अगर आंख निकालने की बात पेरेंट्स से करते हैं तो हाउ डिज़ास्टर, तकलीफ दे उन वालिदैन के लिए क्या होता होगा। लेकिन हमको समझाते हैं कि अर्ली अवेयरनेस, तो जब भी ऐसा मौका आता है, सितंबर इत्तेफाक से गोल्ड सितंबर का महीना जो है वो बच्चों में कैंसर की आगाही के हवाले से पूरे महीने मनाया गया है। तो हम बताते हैं कि अगर किसी बच्चे की आँख अंधेरे में बिल्ली की आँख की तरह चमकती है और आपको लगे कि खुदा न खास्ता उसकी कोई आंखों में स्क्विंट हो रहा है, अचानक डेवलप हुआ है, या उसकी आंख में सफ़ेदी नमूदार हो रही है एक आंख में या दोनों आंखों में, तो दिस कुड बी अ फर्स्ट साइन ऑफ चाइल्डहुड कैंसर। उसको फ़ौरन पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को या आंखों के डॉक्टर को दिखाएं और फिर हमारे पास रेफर हो ताकि बच्चे की आंख को बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए इसका तो इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, इसमें आंख निकालने की जरूरत नहीं होगी। जी, अर्ली डायग्नोसिस इज द की। मैं एक और भी बहुत अहम बताऊं आपको कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत बड़ा इस तरह के नंबर के पेशेंट्स हैं कि दिस इज ओनली वन ऑफ फ्यू ऑफ द वन कैंसर के जिसमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होती है, यानी मोरोसी कैंसर होता है। अगर माँ को कैंसर हुआ, मेरे पास फैमिलीज एंटीरियन से बिलोंग करती है जिनके अम्मा को कैंसर हुआ तो बच्चे को भी कैंसर हो गया। तो इसलिए अर्ली स्क्रीनिंग, इसका सिंपल तरीका होता है कि डॉक्टर खालिद शफी बैठेंगे, जो न्यू बॉर्न पैदा होता है, हर पैदा होने वाले नए बच्चे की आंख का मुआयना ज़रूरी है। वो रिकमेंडेड है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि देखें कि एक लाइट डाल के खास किस्म के टॉर्च से फंडोस्कोप कहते हैं कि आंखों में कोई एबनॉर्मल रिफ्लेक्स तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट ही फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ में होते हैं। इवन माँ के पेट में भी डेवलप हो जाते हैं। वालिदैन आके पूछते हैं हमसे तो हम उनको यही बात बताते हैं कि आप पैदा होते ही बच्चे की आँख का मुआयना पीरियोडिक, और हर वो इनकाउंटर के, जैसे मैं एक कैंसर की से मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे वैक्सीन लगती है, हमारे पास वैक्सीन लगती है, तो उस मौके को भी अगर LHVs या डॉक्टर्स सिर्फ उससे पूछ लें कि आंखों में कोई एबनॉर्मलिटी है या आंखों में कोई एबनॉर्मल चमक तो नहीं है, तो उस सिर्फ सिंपल इंटरवेंशन से, यानी आगाही से हम उस बच्चे की, और इस तरह से सैकड़ों बच्चों के, बिला मुबालगा मैं इसमें कह रहा हूँ, उनकी आंखें बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, हम तो ये कहते हैं बच्चे हैं, देखिए बच्चे कितने शरारती, बच्चे की आंखों में चमक है, अब वो मुझे इस चमक से वाकई जरा अब खौफ सा आने लग गया कि वो चमक अगर कुछ ज़्यादा एबनॉर्मल हो तो इसका मैं इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये जो इतने छोटे छोटे बच्चों के पास जब भी हम कैंसर के केसेस देख रहे हैं तो क्या फिर, और आप कह रहे हैं कि मौरूसी कैंसर होता है अगर, तो क्या ऐसे जोड़े को नहीं समझाया जा सकता कि जो कि उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अगला की बच्चा जो है वो किसी बड़ी बीमारी के साथ पैदा ना हो? ये बहुत एडवांस लेवल का आपका सवाल है। हमारे मुल्क में तो जो बच्चों किसी भी किस्म की बीमारी होती है, हमारे यहाँ मरीज अस्पताल देर से पहुँचते हैं, और बच्चों के बारे में तो मज़ीद देर होती है क्योंकि बच्चों में तशख़ीस करना ज़रा सा मुश्किल होता है। छोटे होते हो तो बता ही नहीं सकते। नहीं, बता तो सकते हैं, इनको समझने वाले जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं इनकी तादाद अब तो फिर भी मुनासिब हो गई है, कम है, और बच्चों के जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये तो बहुत कम है, सहूलतें भी कम हैं।
तो ये तशखीस अगर जल्दी हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इसकी जेनेटिक जो है वो डायग्नोसिस और उसको रोकना ये अगले दर्जे का सवाल है, जो इसको हमें पहुंचने में 10 से 15 साल अभी लगेंगे। अभी तो हम जिनको ये बीमारी हो रही है उनको अगर अर्ली पिक कर लें, उनका मुनासिब इलाज कर लें, तो ये जो जैसे डॉक्टर अहमद ने बताया कि 10 से 12 हज़ार बच्चों को कैंसर होता है, इनमें से हम मेजॉरिटी की जानें बचा सकते हैं और नॉर्मल लाइफ की तरफ उनको ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, और वो बच्चे जिनको ब्लड कैंसर होता है, उनकी तशखीस उनका कैसे पता चलता है कि इन बच्चों को ब्लड कैंसर हो सकता है? इसमें मेरा ख्याल है कि क्योंकि 50% बच्चों को कैंसर, खून का कैंसर होता है, तो उसकी 2 से 3 मोटी मोटी वजह। अगर किसी भी बच्चे को प्रोलॉन्ग फीवर हो रहा हो, मैं आमतौर पे कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो रहा हो और वो फीका पड़ रहा हो, आम ज़बान में फीका और इंग्लिश में आप पेल पड़ रहा हो, और उसके बोन पेन यानी हड्डियों में दर्द, वैसे एक लेट हमारे पास लिए होते हैं कि बच्चे माएँ कहती हैं कि डॉक्टर साहब तो बच्चा ग्रोइंग एज है, इसका ग्रोइंग बोन का पेन तो हो रहा है, वो फिर मिसलीड हो जाता है। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा बोन पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो उसको डिफिकल्ट कर रहा है, तो ये 3 से 4 साइन, या जिसम में कोई गिल्टियों का नमूदार होना, या जिसम पे नीले धब्बों का पड़ना, जिससे जो वाइट सेल्स यानी प्लेटलेट्स ड्रॉप होने की वजह से पैटी की पड़ सकते हैं। अगर ये 4 साइन खुदा न खास्ता किसी बच्चे के अंदर, इनमें से कोई एक भी आ रहा है, मतलब 4 तो एडवांस में मिलेंगे आपको, लेकिन अगर इनमें से कोई एक साइन भी आ रहा है, जैसे प्रोलॉन्ग फीवर, लेट्स मेक इट 2 हफ्ते से ज़्यादा का बुखार, पेल पड़ना, अनएक्सप्लेन के खून की कमी नज़र आ रही हो, जिसम पे धब्बों का पड़ना, और इसके अलावा जिसम में मुख्तलिफ मौके पर छोटी गिल्टियों का इजहार होना, और बोन पेन। अगर में से कोई एक साइन भी परसिस्टेंट है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फ़ौरन उसको हॉस्पिटल में दिखाना। और बाद औक़ात ल्यूकीमिया एक वो कैंसर है, डॉक्टर साहब मुझसे एग्री करेंगे, कि जो कि अच्छे एक 400-500 रुपए के टेस्ट से तशख़ीस हो सकता है, यानी CBC से एटलीस्ट शक इब्तदाई CBC से पता चल जाएगा। फिर एक्सपर्ट के पास जाएँ, ऑल फर्दर टेस्टिंग होनी है, लेकिन एटलीस्ट रेड फ्लैग हो जाएगा, या एबनॉर्मल CBC है, गो टू पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, गो टू ऑन्कोलॉजिस्ट, गो टू तो इसलिए इसकी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पहुंचने में फिर भी 6-6 महीना बच्चों को लग जाता है। उस वक्त तक ब्लड कैंसर बॉडी में मुख्तलिफ जगह पर इन्फिल्ट्रेट हो चुका होता है, स्टिल क्योरेबल, लेकिन उसकी बॉडी में ऑब्वियसली जब वो इन्फिल्ट्रेट करता है तो डिजीज़ जो होती है वो एक स्टैंडर्ड रिस्क और लो रिस्क से वो हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो फिर ब्रेन में चला जाता है, वो फिर टेस्टिकल्स में चला जाता है, तो उसको फिर ट्रीट करना वेरी डिफिकल्ट होता है। ओह माय गॉड, इतनी तेज़ी से ये फैल रहा होता है, क्या पता चलता है? अच्छा, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो भी जैसे ख़वातीन में नंबर 1 पे वो आता है, तो मुझे आप उससे बताइएगा कि आप सबसे बड़ी वजह, वैसे अगर हम इसकी वजह के वाले से बात करूँ, देखिए आगे, क्योंकि अब शुक्र है हमारे पाकिस्तान में बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट मौजूद है, बट स्टिल हम देखते हैं कि कुछ केसेस वापस आ जाते हैं। आई मीन कि एक बार आपने इसका क्योर हासिल कर लिया, बट वो जो ईयरली आपके जो 2 स्कैन होते हैं, 3 स्कैन होते हैं, उसके बाद दोबारा से कहीं ना कहीं आप देखते हैं वो कैंसर कहीं ना कहीं छुप के बैठ किया हुआ था और किसी और जगह में वो कैंसर फैलने लग जाता है। क्या वजह होती है? एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जैसे सब लोग यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जब मरीज़ आते हैं यूजुअली प्रेजेंट करते हैं तो वो उनकी एडवांस स्टेज होती है। हमारे यहाँ यूजुअल जो स्टेज प्रेजेंटेशन है वो स्टेज 2B ऑनवर्ड है सबसे ज़्यादा, यानी वो स्टेज जिस पे गदूद ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाते हैं, गिल्टी बन गई है, गदूद में चला गया है कैंसर। इसमें भी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जब वो इतनी स्टेज 2B पे गया है तो क्या उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है, वो उस तमाम जिसको हम कहें हथियार आम ज़बान में जो उस कैंसर के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जिसमें ऑपरेशन है, जिसमें कीमो है, जिसमें रेडिएशन है, जिसमें इम्यून थेरेपी है और जिसमें टैबलेट्स यानी हार्मोनल थेरेपी भी शामिल हो सकती है, क्या वो सब यूज़ किया गया है, प्रॉपर्ली यूज़ किया गया है, इलाज की प्रॉपर प्लानिंग की गई थी या नहीं, ठीक है। और उसके बाद भी सर्विलेंस फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेज के अकॉर्डिंगली हम ये ज़रूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी तरह के रिलैप्स का रिस्क कितना है। अगर बहुत एडवांस स्टेज पर प्रेजेंटेशन है, येस रिस्क ज़्यादा होगा, स्टेज 3C है, स्टेज 3B है, तो आप पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये रिस्क ऑफ रिलैप्स इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टेज 1 एंड स्टेज 2। पेशेंट को आप समझाते भी हैं कि सर्विलेंस फॉलोअप करते रहिए, दिखाते रहिए, कोई भी साइन लगे रिलैप्स का तो फ़ौरन ट्रीट किया जाए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप कह सकते हैं कि पेशेंट फैक्टर भी इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स फैक्टर भी इन्वॉल्व है कि डिले होती है। मसला ये ना कि ज़रा से हम थोड़े मोटे बीमार पड़ जाएं तो हम सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, जो सर दर्द की गोली है तो वो हम खुद ही ले भी लेते हैं और किसी को दे भी देते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि हमारे अंदर भी एक डॉक्टर छुपा हुआ है ना। गिल्टी बन जाए तो वो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड है कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर के। घर की वासी से भी हम डिस्कस कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी, और इनिशियल फेज में उनको समझा देते हैं, हाँ बन जाती है गिल्टियाँ, ठीक भी हो जाती है, तुम परेशान मत हो। तो बाय द टाइम वो परेशान होना शुरू होते हैं तो वो स्टेज एडवांस हो रही होती है, बाय द टाइम वो हमें दिखाने आते हैं। लोग हैं वो कहते हैं गिल्टी बन की सिकाई करो। हाँ बिल्कुल होता है, मतलब ये देखिए ये चीज़ें प्लीज़ मत कीजिएगा। फिर होम्योपैथिक इलाज बहुत लोग कराते हैं,
ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट की तरफ बहुत जाते हैं, और जब उन चीज़ों से वो चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं तो फिर प्रॉपरली फैसिलिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी फैसिलिटी में आके चेक करवाते हैं, जिसको हम कहें कैंसर हॉस्पिटल्स में आके चेक करवाते हैं, और वो एडवांस हो चुका होता है। जी, लेकिन वो तशखीस जब आपकी तशखीस हुई थी तो आपका कैंसर कौन सी स्टेज पे था? मेरा 3rd स्टेज पे था। आपका 3rd स्टेज पे, और आपको इससे पहले कोई साइन ऐसा सिग्नल नहीं नहीं, मिला? मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल से मेरा वेट कम हो रहा था, रिड्यूस। वो मैं डाइट भी कर रही थी नेचुरली अपने काम के उसकी वजह से, तो वो मैंने इतना बॉदर नहीं किया। लेकिन जब सबने कहा कि बहुत ज़्यादा तुम वीक हो रही हो, थायराइड का चेक कराओ, हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि थायराइड की वजह से भी मे बी, तो वो ठीक निकला। फिर उसके बाद जब मेरा टेम्परेचर होना शुरू हुआ ना, मुझे डेली शाम में 6-7 बजे मुझे टेम्परेचर हो जाता, मॉर्निंग में ठीक हो जाता था, मैं पैनाडोल लेती थी, कुछ नहीं, मैं अपनी शूट्स भी कर रही थी, सब था, कुछ नहीं। फिर जब जाके 2 वीक्स हो गए, 2 वीक्स हो गए, उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक देना शुरू किया, ओरल भी, ड्रिप भी डेली। 1 महीना हो गया, टेम्परेचर ही ना उतरे। एंटीबायोटिक से तो उतर जाता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो नहीं उतरे। फिर सबने कहा सेकंड ओपिनियन लो। तो जब सेकंड ओपिनियन ली, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें मेरे राइट किडनी पे, मुझे किडनी का था, तो उस पर इतना छोटा सा वाइट मास्क आया। फिर वो डॉक्टर ने सिटी स्कैन करवाया, सिटी स्कैन करवाया तो डायग्नोस हो गया। फिर उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे वापस घर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप फ्राइडे आपका ऑपरेशन है, आप आज ही एडमिट हो जाए। मैंने कहा मैं अचानक तो नहीं हो सकती, फैमिली थी पूरी साथ। तो वो बाद में पता चला कि वो 4th लगने में वो किसी टाइम भी लग सकता था। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी भी कि एक कैंसर पेशेंट को और जब उसकी फैमिली को पता चलता है कि अब ये चीज़ सामने आ गई है, तो वो कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता है। मैं से पूछूंगी कि ऑफ कोर्स बहुत से लोगों में देख रहे हैं, और बहुत से लोगों को ना, इसलिए मैंने जितने भी कैंसर हॉस्पिटल देखे हैं, दे हैव अ वेरी नाइस टेक्निक कि वो फैमिली की भी प्रॉपर एक तरह से थेरेपी शुरू कर देती है, वो साथ साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वही बात, कैंसर का पेशेंट सिर्फ अकेले वो नहीं होता, जो साथ में उसकी फैमिली चल रही होती है ना, उसको भी साथ लेके वो चलते हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करें हैं कैंसर के हवाले से, और कैंसर एक ऐसा वर्ड है, फैमिली में किसी को हो जाए तो वही लोग जानते हैं जो इससे गुजर रहे होते हैं, क्योंकि एकदम से आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक डार्कनेस आ जाती है। अगर सही टाइम पे पता चले तो इलाज मुमकिन है। ब्रेक पे जाने से पहले फरापा में बता रही थी, जब इनको हुआ था तो आपको कैसे पता चला था, पर आपकी फैमिली से बात कैसे ब्रेक की थी? जिस दिन ये डायग्नोस हुआ है मेरा कैंसर, तो मैंने देखा मेरे बच्चे ना, बेटा और बेटी परेशान, इधर से उधर, टेस्ट करवा के आ गई। मैं शूट से वापस आई, मैंने कहा तुम क्यों सिंगल मदर भी है, हस्बैंड भी है, तो मैंने कहा क्यों अपसेट हो बेटा, क्या आया मेरा रिजल्ट? तो आके बैठे रोने लगे कि मम्मा आपको कैंसर डायग्नोस हुआ। अब बिलीव करो मदिया, मैंने कहा इट्स ओके, मैंने कहा फाइट करेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, किडनी का है, मैंने कहा ओके। फिर यही प्रोसीजर हुआ। मेरे साथ जो अल्लाह ने किया, मैं डीप डिप्रेशन में नहीं गई, मैं एंजाइटी में नहीं गई, मैं खौफ में नहीं आई। लोग मेजॉरिटी जो मरते हैं कैंसर से, आप लोग सब डॉक्टर्स हैं, मैं बोल रही हूँ, वो खौफ से मरते हैं। जब आपको खौफ हो जाए ना एक चीज़ का कि कैंसर है, फिर तो आपकी बॉडी में ऑफ कोर्स आपकी विल पावर होती है ना, वो विल पावर, आपका इम्यून सिस्टम, जो आपके जो सेल्स हैं आप जिससे लड़ सकते हैं, वो अगर वीक हो जाएगा तो ये तो हावी हो जाएगा ना आप पे। जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, वो शायद अल्लाह ने मुझे करना था। मैंने कहा फाइट, तो मेरी फैमिली कहेंगे कि फरा डिनाई कर रही है। वो मैं जो भी आता था मिलने, और भाभियाँ मेरी रोती थी। अमेरिका से मेरी एक भाभी का कॉल है, वो मुझे तसल्ली दे रही, मैं उनको तसल्ली दे रही हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं भाभी, ठीक हूँ, हो जाएगा ठीक। कहेंगी नहीं तुम ठीक नहीं हो, क्यों तुम तसल्ली दे रही हो? तो लोग हमारे यहाँ ये होता है कि जब ये डायग्नोस हो जाए तो हम बिस्तर पे पड़ जाएं,
हम रोना शुरू कर दें। नहीं, आप फाइट करो। मैंने कहा ना, फाइट करेंगे, और फाइट किया। फिर आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, आई थिंक आप डॉक्टर्स के सामने मैं क्या कह सकती हूँ, आप उतना ही जल्दी रिकवर करेंगे। हमारे यहाँ मसला ये ना कि लोग कहते हैं व्हाई मी। हमारे जब कोई आजमाइश आती है तो हम सबसे पहले कहते हैं व्हाई मी, हम नहीं, हम और उसी में हम एक तरह से एक और डिनाइल में चले जाते हैं उसमें। और आप डिप्रेशन और एंजाइटी में जब आप जाते हो ना, तो आप बिल्कुल वीक हो जाते हैं, बॉडी आपकी बिल्कुल वीक हो जैसे ही बात करें, अगर जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करें, क्योंकि लोग, ये तो वो कैंसर है ना कि जिस हवाले से लोग बात ही नहीं कर सकते। और जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि जब तक आप बात नहीं करेंगे, आप इससे जान कैसे छुड़ाएंगे। मैं एक बार, मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले एक शो किया, और उसमें मैंने एक खातून से पूछा आपको कैंसर किस चीज़ का, तो वो बहुत झिझक रही थी। उन्होंने मुझे ब्रेक में बताया कि मुझे इस चीज़ का कैंसर है। मैंने कहा अगर आपको बताते हुए इतना डर लग रहा है और आप लोगों के सामने मतलब शर्मा रही हैं, तो आप इसका इलाज कैसे कराएंगी। मतलब वो एक तरह से गिल्ट में भी थी कि मुझे इस चीज़ का कैंसर हो गया। आपके पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं, वो किस अगर मैं पूछूं कि नफ्सियाती तौर पे वो किन किन स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं। देखिए, होता ये ना कि जब वो पेशेंट प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूजली उनका यही एक होता है कि डॉक्टर कह दे कि ये कैंसर नहीं है। जानते बुझते उनको पता होता है ब्रेस्ट में चेंजेस आ गई हैं, स्किन ख़राब हो गई है, शायद ट्यूमर की वजह से जल्द पे चेंजेस आ रही हैं और चेंजेस आ रही हैं, लेकिन बस डॉक्टर ये कह दे कि ये कैंसर नहीं है। वो लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे मरीज़ कैंसर का लफ्ज़ नहीं सुनना चाहते, तो हम उन्हें ठीक है समझाते हैं कि ये डिज़ीज़ है और ये ठीक हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। वो जो लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं ना, क्योर का, स्टेज 1 to स्टेज 3 के दरमियान, वो बहुत उनके लिए जो है ना एंडोर्सिंग होता है कि चले हमें ये सपोर्ट तो आई कि ये क्योर है। दूसरा खौफ क्या है, बाल गिरेंगे कीमो के दरमियान, उसका खौफ बहुत ज़्यादा है कि वो लोगों को पता चल जाएगा कि बाल गिर रहे हैं, तो कीमोथेरेपी से तो लोगों को पता चल जाएगा मुझे कैंसर हुआ हुआ है। उसमें भी उनको भी सपोर्ट किया जाता है इस तरह से कि आप वेक लगा लें, अपना मेकओवर चेंज कर लें, कोल्ड कैप पहनना शुरू कर दें कीमो के दरमियान, जो कि अवेलेबल है कुछ हॉस्पिटल्स में। उससे ऑब्वियसली जो बाल गिरने की शरह है वो कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा फेयर क्या है, सर्जन के पास बैठ के मेस्टेक्टमी कर देंगे, ब्रेस्ट निकाल देंगी, क्योंकि लोगों का आम ख्याल ही ये है ब्रेस्ट कैंसर में कि ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। वहाँ भी ऑब्वियसली उनके लिए एक जो है कहना चाहिए कि सपोर्ट है। ये मुझे बताएं, तो क्या ऐसा नहीं है बहुत, क्या ब्रेस्ट बहुत सी जगहों पे बच भी जाती है, उसको निकालने की जरूरत नहीं बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कहीं पे रिकंस्ट्रक्ट भी कर देते हैं। रिकंस्ट्रक्ट देखिए, अगर आप इब्तदाई मरहले में आ गए हैं या आपकी कैंसर की नौयत ऐसी है कि ब्रेस्ट को बड़े आराम से बचाया जा सकता है, तो ब्रेस्ट सेविंग प्रोसीजर तो इसका इतना ही क्योर रेट है जितना ब्रेस्ट निकालने का। सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ब्रेस्ट निकालना भी पड़ जाए तो इमीडिएटली उसी वक्त उसी सर्जरी में रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है। वो आप इम्प्लांट से कर सकते हैं, बॉडी के टिश्यू से कर सकते हैं, तो एटलीस्ट जो आउटलुक है पेशेंट का वो वैसे ही मेंटेन रहेगा। क्योंकि एज ए सर्जन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मेस्टेक्टमी जब होती है तो ऑब्वियसली ये बहुत पेशेंट के लिए एक बहुत डिप्रेसिंग और स्ट्रेसफुल इवेंट है, क्योंकि आपका एक बॉडी पार्ट निकाल दिया गया है, आप बड़े एसिमेट्रिकल से हो जाते हैं कि एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है। तो ये बहुत रीअश्योरिंग है कि आप उनसे कहें कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करवा लें, ताकि एटलीस्ट साइकोलॉजिकली, सोशली, फिजिकली दे फील कंप्लीट कि हम मुकम्मल हैं। मिथ्स क्या आती हैं इसमें, मुझे ये बताएं, जब हम ब्रेस्ट कैंसर के उसकी क्योर के हवाले से बात कर रहे होते हैं या फिर इसमें इलाज जब उसके हवाले से बात करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है या आप डायग्नोज करने लगे हैं, बायोप्सी से लोग बहुत डरते हैं, बायोप्सी नहीं करवाएंगे। उनका ये ख्याल है कि सुई लग गई तो ये फैल जाएगा, और वो इसमें रिलेट करते हैं स्टोरीज, हमारी फलानी खाला, हमारी फलानी नानी, हमारी फलानी बहन, उनको बायोप्सी हुई और उससे कैंसर फैल गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर बायोप्सी हुई और आप ट्रीटमेंट परस्यू कर रहे हैं तो ये क्योर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, कीमो से बहुत डर है, रेडिएशन से बहुत डर है। वो समझते हैं रेडिएशन कोई ऐसी चीज़ है जो जला देगी उनको, उनकी पूरी स्किन ख़त्म हो जाएगी, बर्न्स हो जाएंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही, जैसे कि एक तकलीफ से मरा तो है, जैसे हम डॉक्टर साहब बिल्कुल शो के आगाज़ में बात कर रहे थे। देखिए, हमारे मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अवेयरनेस के वाले से बात करें, और अगर हमारा मीडिया ही एक इतने पेनफुल प्रोसेस को मज़ीद तकलीफ बना दे तो वो जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आपने भी एक ऐसा वाक़या देखा, मैं चाहूँगी प्लीज़ ज़रा कोट ज़रूर कीजिएगा। जी, ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। जैसे आपने कहा कि मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल है, और बहुत से प्रोग्राम्स और मीडिया बहुत पॉजिटिव पोर्ट्रे भी कर रहा है, जैसे आप आज ये प्रोग्राम कर रही है, और इसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा है। और बहुत से लोग जो कि इधर उधर की रिश्तेदारों की बातों से डरे हुए होते हैं, वो पॉजिटिव बात सुन के, या जैसे फ़रा ने भी अपनी स्टोरी सुनाई, उसको देख के वो ट्रीटमेंट की तरफ माइल होते हैं। सो अभी रिसेंटली मेरी और डॉक्टर लुबना की एक कंबाइंड पेशेंट है, उनकी तशखीस हुई, अर्ली स्टेज है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होनी है,
मगर उन्होंने एक बहुत हिट ड्रामा है, यहाँ पे नाम लेना मुनासिब नहीं है, आई थिंक हाईएस्ट TRPs आए हैं रिसेंट टाइम्स में उस ड्रामे के। उसमें एक डायलॉग था कि कीमोथेरेपी से किसी को कैंसर करवा दिया और उसमें बताया कि कीमोथेरेपी से तो सिसक सिसक के मर जाते हैं। दूसरा मैंने ये देखा तो दैट पेशेंट हैड वॉच्ड दैट ड्रामा और उसके बाद वो इतना रोई हैं, उनको बहुत मुश्किल से उनको पेशेंट सर्वाइवर्स से मिलवाया, एडवोकेट से मिलवाया, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा, तब वो ट्रीटमेंट अब उनकी ऑन गोइंग है। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं जो ड्रामाज में हम दिखाते हैं कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसको कैंसर करवाते हैं और फिर उसको दिखाते हैं कि ये उनके अमाल की सज़ा है। ये बहुत देख रहे हैं हम और ये भी बहुत हिट ड्रामाज में हुआ है और रिसेंट टाइम्स में हुआ है। देन फिर हम ये कहते हैं कि जैसे ही तशखीस होती है एक तो स्टेज 4 बना देते हैं, बजाय इसके कि अवेयरनेस क्रिएट करें कि ड्रामा में दिखाएं कि अर्ली स्टेज है, क्योर हो गया, आखिरी और दिखाते अगले को उसी वक्त हिदायत भी आ गई है, हिदायत भी आ गई, कैंसर वो जो फौरन हिदायत भी आ जाती है। और दूसरा फिर कहते हैं कि इसका इलाज तो हमारे पास पैसा हम कहीं भी होगा बाहर जाके कराएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट आपके पाकिस्तान में मौजूद है और आपके बहुत जैसे खान में भी आपके बिलियंस ऑफ रुपीस आर स्पेंट ऑन वेलफेयर, बहबूद पे। इसके अलावा इंडस है, डाव है, किरण, बहुत कैंसर फाउंडेशन, बहुत हॉस्पिटल्स हैं, SIUT है, JPMC है। कराची की बात करें, इवन बाकी थ्रू आउट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स हैं जहां एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। इवन एट AKU पेशेंट्स को, ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो एलिजिबल होते हैं, उनको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो कॉस्ट डेफिनेटली एक फैक्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं वो जो मिथ्स माशरे में फैली हुई हैं और जो इन ड्रामाज के थ्रू वो प्रमोट हो रही हैं, उससे लोग नहीं आते। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि हमने ये देखा था तो हम डर गए थे। डॉक्टर साहब, आपके पास लोग क्या मिथ्स लेकर आते हैं, मुझे बताएं। बिल्कुल, जब हर एक बच्चा, तो आपको पता है हर एक के लिए कितना प्यारा होता है, और खासतौर पर छोटे बच्चों को जब हम डायग्नोसिस करते हैं, ब्रेक न्यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो फैमिली के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है। अच्छा, जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग होते हैं, या हमारे पास तो 50-70% लोग आते हैं गाँव से, और इलाकों से, उनमें तालीम का तनासुब भी बहुत कम होता है। से बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इंटीरियर से, क्योंकि पूरे इलाके में बच्चों के कैंसर के यूनिट्स नहीं है ना, तो बहुत बड़ा बर्डन हमारे पास इंटीरियर से आता है, जो कि ज़ाहिर है सारे मजदूर होते हैं या से काम करते हैं, तो उनके जहन में बहुत सारे खौफ होते हैं। पहला खौफ ये होता है कि जैसे हम अगर बायोप्सी हमने कराई, जैसा कि बाकी हमारी टीम्स ने बताया कि मिथ होता है कि फैल जाएगा, उसको तरीका होता है, उनको हम समझाते हैं कि अगर एक्सपर्ट हाथ में हो रही है, एहतियात से हो रही है, तो इससे ऐसा कोई खतरा नहीं होता, मिसमैनेज नहीं होगा पेशेंट, और डायग्नोसिस ज़रूरी है। दूसरा जो खौफ आता है कि डॉक्टर इतने से बच्चे को कीमोथेरेपी, जाहिर है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास 1 महीने का बच्चा, उसको उस तक को हमने कीमोथेरेपी दी है, ठीक है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो आजकल सपोर्टिव केयर हमारी बहुत इम्प्रूव हो गई है। न्यूट्रिशन अगर आप अच्छी डेवलप करें, सपोर्टिव केयर अच्छी रखें, नोजिया की दवाइयाँ, बाकी और काउंसल कर दें फैमिली को, तो फिर यूजुअली 2 एग्री कर जाते हैं। पाकिस्तान में एक और जो दूसरा बड़ा मसला होता है कि जो कि हम समझते हैं ज़रूरी हमारा ईमान का हिस्सा भी है, वो हम किसी बुजुर्ग के पास जाएंगे, हम उससे दुआ करवाएंगे। तो मैं आपको पता कि दुआ तो ज़रूरी है, नबी पाक ने भी कहा कि पहले इलाज कराओ और फिर जो है वो अपने कैसा जानवर को जो है वो खोटे से बांधो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो। इलाज के साथ तदबीर तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यकीन, उसके बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट अबंडनमेंट हो जाता है। पीडियाट्रिक में पाकिस्तान में 15 से 20% फैमिलीज अपने बच्चों के क्योरेबल कैंसर को ट्रीट नहीं करवाती और वो अपने इलाकों में वापस चले जाती हैं, बावजूद हमारी पूरी कोशिश की। और एडल्ट में भी यकीनन वो एक उसका एक फ्रीक्वेंट इंसिडेंस होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग तो कहते हैं बच्चा हमारा पोजेस्ड हो गया है, नज़र खा गई हमारे बच्चे को, वो आगे हम ये भी बात करने लग जाते हैं ना। हमारे साथ तो मसला ये है कि जी बच्चे पोजेस्ड हो गया, नहीं पहले हम जाके किसी को दिखाएंगे, बाबूजी को दिखाएंगे, बाबूजी बताएंगे क्या है, कुछ है बच्चे में। जैसे शिज़ोफ्रेनिया अगर हम देखते हैं तो वो उसके मरीज़ को लोग कहते हैं कि जी ये तो पोजेस्ड हो गया, इसमें कोई आ गया, उसको गलत बाबों के पास ले जाते हैं बजाय कि उसका इलाज कराते हैं। वो फिर मिसयूज़ करते हैं ना उस चीज़ को, ऑब्वियसली। जी। दूसरा कहता है कि शायद मेरे वालिदैन खासतौर पर, क्योंकि छोटा बेबी होता है ना आमतौर पर, तो वीर कहते हैं हमने कोई गलत काम कर दिया, हमने कोई हमसे कोई गुनाह सरजद हो गया, तो हम उनको बात करते हैं कि नहीं, इसका कोई इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, एक बीमारी अल्लाह की तरफ से लिखी हुई थी, उसका मुकाबला करें और आप दोनों अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशनशिप को खुदा के वास्ते इस वजह से ना ख़राब करें कि तुमने ये बेटा जो था इसको डिफेक्टिव पैदा किया और इसको कैंसर हो गया तुम्हारी वजह से। ये लोग भी डॉक्टर साहब ये भी होता है कि माँ को ब्लेम किया जाता है इस बात पे, वन ऑफ द फैक्टर होता है। लेकिन शुक्र है हम जब काउंसलिंग करते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि खुदा ऐसी कोई चीज़ मनफी ना लाएं, क्योंकि इलाज के बाद जो जिस फैमिली स्ट्रेस में जाती है, 5 बच्चे घर पे होते हैं, एक बच्चे को लेके गांव से वो यहाँ पर आए होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो एक भरपूर फैमिली सपोर्ट का निज़ाम, खासतौर पर इंडस में हमने लोगों को अकोमोडेशन देने की कोशिश करते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन के थोड़े पैसे देने की कोशिश करते हैं। क्या बताते हैं कि क्योंकि मैंने तो इंडस के सितारे देखा हुआ है कि आप कोशिश करते हैं कि बच्चों को पढ़ाया भी जाए और बच्चों को ये ना लगे कि वो जो स्कूल जाने वाले बच्चों से मुख्तलिफ हैं,
बट आप उस बच्चे को बताते कैसे कि क्यों उनकी बॉडी एग्जैक्टली उतनी एक्टिव नहीं है और वो क्यों सब कुछ नहीं कर पा रहे जैसे बाकी आम बच्चे करते हैं? भैया यही वजह है कि हमने जो बच्चों के, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा तो ऑब्वियसली नहीं समझ पाएगा ना, क्योंकि आप 2 साल के बच्चे भी मिलेंगे, 5 साल के बच्चों की तो समझ नहीं। एडोलेसेंट जो होते हैं 16 साल 15 साल 18 साल तक के बच्चे हमारे पास, सर्वाइवर तो अब 24 साल को पहुंच गए जिनको कैंसर हुआ है, तो वो कोप अप करते हैं। इसीलिए हमने अपना एक बहुत पैरेलल एक पीडियाट्रिक पैलेटिव एंड सपोर्टिव एंड साइकोसोशल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया है, जो कि बच्चों को एंगेज करते हैं, उनकी मेंटल डेवलपमेंट को, उनको एंगेजिंग करते हैं, उनको तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ एंगेज करते हैं। और काउंसलर्स हैं चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट जिसे आप कहते हैं, कि जनरली आखान में भी हैं, बाकी जगह पर भी हैं, कि क्योंकि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको प्ले थेरेपी, उनको स्कूल थेरेपी, उनको इवेंट्स के अंदर एंगेज करना। अभी पिछला हफ्ता ही बच्चों के कैंसर का अवेयरनेस महीना था, जिसमें हमने सर्वाइवर डे मनाया, भी सर्वाइवर के चल रहा है, तो तकरीबन 250 बच्चों को बुलाया, उनको हमने सोवेनियर दिए, गिफ्ट दिए, और उन पेरेंट्स को भी एंगेज किया कि जो कि इस वक्त एक्टिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो दे फील मोटिवेटेड, यार ये बच्चा है, बच्चियों की शादी हो गई, हमने होस्ट को बुलाया कि जिसके अब 2 बच्चे हो गए, शी वाज अ कैंसर ल्यूकेमिया सर्वाइवर ना, तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई, उसने होस्ट किया उस पूरे इवेंट को कि देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे अब 2 बच्चे हैं। तो दीज आर द स्टोरीज व्हिच मोटिवेट द पीपल। ये एग्जैक्टली इसी से हमारे साथ एक स्टोरी मौजूद भी है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। डॉक्टर आमिर आपको बहुत शुक्रिया, और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर उमर आफ्ताब साहब भी ज्वाइन करेंगे, कहीं में जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है उमर आफ्ताब साहब ने भी, जो कि CEO पिंक रिबन है। और पिंक रिबन आप लोग जानते हैं तकरीबन 22 साल से ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से काम करिए। सर हम आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ मिथ्स के हवाले, तो एक बहुत बड़ी मिथ ये भी है कि ये जो वैक्सीन है ना, इससे कुछ नहीं बनता। हमने ये मिथ्स देखी हैं कि ये पोलियो के कतरे भी हों। दुनिया जहान में सब लोगों ने, मैं कहती हूँ इथियोपिया जहाँ पे भूख से लोग अभी भी फाइट कर रहे हैं, वहाँ पे भी पोलियो का इशू नहीं है। लेकिन पूरे अगर आप वो चार्ट पे देखें ना, 2 जगहों पे रेड स्पॉट्स आपको मिलेंगे, तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मिलेंगे, क्योंकि हम आज भी पोलियो से फाइट करें। क्यों? क्योंकि लोगों को पोलियो के कतरों के हवाले से मिथ्स है कि नहीं जी ये तो जी हमारी नस्ल कुशी के लिए है। इतने हम लोगों को जानते हैं, हम इतनी बार पोलियो कतरे पी चुके हैं, माशाल्लाह से हमारे बच्चे भी है, अब्बा ने सब ने पिए पोलियो कतरे, अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें काम ठीक ठाक चल रहा है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी मतलब हम लोग डायनासोर है जो हमारी नस्ल खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मुझे ये समझ में नहीं आता सर। और ऐसी बात, इतनी मुझे दुख की बात लग रही है कि हम अपनी बच्चियों को जहाँ पर फ्यूचर सिक्योर करने के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जिसके हवाले से बात होना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि बात नहीं की जाती, और बात ना करने से लोगों को लगता है कि शायद हम अपनी आँख बंद कर लेंगे और वो जो सैलाब आ रहा है, जो तूफान आ रहा है, वो तो आना ही आना है। तो सर ये ऐसी आपको भी बड़ी मिथ्स का सामना होगा, क्योंकि आप हेड भी कर रहे हैं और अभी बच्चियों को वैक्सीन बड़े पैमाने पे लगाई भी गई हैं। देखिए जी, ये जो HPV की वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर की, ये दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब पाकिस्तान तो 150वां मुल्क है, और ये पाकिस्तान में वैक्सीन थोड़ी सी लेट आई है। उसकी वजह भी ये सऊदीया में लगी, कतर में लगी, ईरान वगैरह सारे इस्लामी ममालिक में लग गई, बांग्लादेश में लग गई, नेपाल में लग गई। सर हम क्यों इतने लेट थोड़ी सी लेट आई है, लेकिन इसके लेट आने के बावजूद भी इतनी मुश्किलात का सामना पड़ना पड़ा है। और बदकिस्मती से जिसका अफसोस है कि पढ़े लिखे लोग या सोशल मीडिया के लोग जिनसे हमें तवक्को थी कि उसको सपोर्ट करेंगे, उन्होंने इसके लिए मिथ्स पैदा किए हैं। ये ट्रस्टेड वैक्सीन है, ये बहुत सेफ वैक्सीन है, नेशनल प्रोग्राम में तो वैक्सीन आती जब है। ये समझें कि पाकिस्तान की तारीख है, एक लैंडमार्क इवेंट है कि पहली दफ़ा एक वैक्सीन ऐसी आई जो फीमेल डिजीज़ को एड्रेस कर रही है। बाकी वैक्सीन तो सबके लिए ना, खसरे की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, तो एक ख़वातीन को जो इक्विटी कहते हैं ना, उनको भी अहमियत दी जाए, उनके अमराज को भी अहमियत दी जाए। तो एक लैंडमार्क इवेंट है जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। इस वक्त तक इस कैंपेन में जो 15 सितंबर से शुरू हुई थी और उसका कैचअप चल रहा है, बुध यानी 1 अक्टूबर तक 92,02,646 बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह ये वैक्सीन लग चुकी है, जबकि हमारा हदफ जो है तकरीबन 1,70,00,000 का है। तो अभी आज और कल कैचअप जारी है, यानी जो बच्चे रह गए उनको लगाया जा रहा है। इसके बाद ये पीर से जो मंडे से 5 अक्टूबर से ये वैक्सीन जो इलाके टारगेटेड एरिया हैं, यानी पंजाब है, सिंध है, इस्लामाबाद है और आज़ाद जम्मू कश्मीर है, यहाँ के EPI सेंटर में ये वैक्सीन मौजूद होगी लगने के लिए, इसी एज ग्रुप में 9 से 14 साल के। तो वो वालिदैन जो अभी किसी मिस का शिकार थे, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये इस वक्त 92 लाख बच्चों को सेफली ये वैक्सीन लग चुकी है
और ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अंदर फ्यूचर में जब ये बड़ी होंगी तो ये सर्वाइकल कैंसर से महफूज रहेंगी, तो हमारी बच्ची क्यों महरूम रहे इससे? बिल्कुल बिल्कुल। यानी हमारे मुल्क में बदकिस्मती से वैक्सीन की वैसी अपटेक की शरह कम है। हमारे यहाँ दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन मौजूद हैं। हमारा जो EPI प्रोग्राम है इसमें 12 वैक्सीन अभी मौजूद हैं, लेकिन उसकी अपटेक यानी कवरेज है 70% के करीब है। हमारे बच्चों की आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी हम जो रूटीन EPI की वैक्सीनेशन लगाएं। सिर्फ इस HPV वैक्सीन की बात नहीं है, हम तो चाह रहे हैं कि तमाम बीमारियां जिनकी वैक्सीन मौजूद है और वो वैक्सीन लगाने से हमें फायदा होता है तो हमारे EPI प्रोग्राम में आएगी। 13वीं वैक्सीन है जो हमारी EPI प्रोग्राम में आ रही है। इंशाल्लाह इसके बाद मजीद वैक्सीन भी आएंगी, लेकिन शर्त ये है कि लोग इसका इस्तेमाल करें। सर बल्कि मैं तो आई रिग्रेट कि मैं शायद अभी इन लेटर ईयर्स में पैदा हो जाती, ताकि मुझे भी, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है कि अभी ये 11 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जा रही है। 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जा रही है। इसके बाद जिन इलाकों में यानी पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर वैक्सीन लग रही है, 1 जनवरी 2026 से हमारे EPI प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी और जो बच्ची 9 साल की होगी उसको ये वैक्सीन लगेगी। सर वैसे मुझे बताएं, आपको अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर का खतरा होता है या रूरल एरियाज़ में खतरा होता है? इसका ताल्लुक एग्जैक्टली एरिया से नहीं है, लेकिन लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। एक कुछ बीमारियों का अपना तरीक़ेकार होता है फैलने का, सफाई सुथराई से बहुत सारे जिंदगी के तरीके होते हैं, हिफ्ज़ान सेहत के तरीके होते हैं, उनसे भी ताल्लुक होता है। तो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। सारी दुनिया में बीमारी मौजूद है, पाकिस्तान इससे मुबर्रा हरगिज़ नहीं है। यही वजह है जो इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, लीबिया है, बांग्लादेश है, उनमें भी ये वैक्सीन इसी तरीके से कई सालों से लग रही है और तमाम बच्चों को लग रही है। अच्छा, दुनिया की जो ममालिक यहाँ वैक्सीन लगनी शुरू थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले वैक्सीन लगी थी, वहाँ ये सर्वाइकल कैंसर और HPV बीमारी का खात्मा हो चुका है। और जितने वहाँ पे ये रिपोर्ट भी नहीं होता ये कैंसर? नहीं, वहाँ पे ये कैंसर नहीं है, खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल कर लिया है इसको। वो तमाम बच्चों को वैक्सीन लग रही है। इसी तरह बहुत सारे लोग अभी यहाँ बातें करते हैं इंग्लैंड में तो ये नहीं लग रही है, उनकी ना काफ़ी मालूमात हैं। इन तमाम ममालिक में वैक्सीन प्रोग्राम में मौजूद है, तमाम बच्चों को ये वैक्सीन इस स्टेज के लग रही है। अब हमारे मुल्क में भी माशाल्लाह अभी 92 लाख बच्चों को लग गई है। हम बाकी लोगों को उम्मीद है कि समझा के वैक्सीन लगा लेंगे। तो इसका अगर 92 लाख बच्चों को वैक्सीन लगी तो इसका मतलब है रिस्पांस अच्छा आ रहा है। दैट मींस कि अच्छा रिस्पांस नहीं, रिस्पांस अच्छा रहा है। 78% बच्चों को वैक्सीन अभी तक लग चुकी है, 22% बच्चे मिसिंग है। देखें, हमें जो है ना अच्छा रिस्पांस देखना है, लेकिन हम 22% बच्चों को नहीं छोड़ सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनके बीमारी के लिए नहीं कर सकते, बीमारी का शिकार उनका खतरे में। पेरेंट्स को ज्यादातर क्या खतरा, उनके दिमाग में क्या मिथ्स हैं, वो किस परेशानी से आ रहे हैं? देखें, मिथ्स तो यही है कि सबसे पहले सोशल मीडिया ने हमारे मुल्क सबसे बड़ी मिथ इनफर्टिलिटी की होती है कि जी ये बच्चा पैदा करने की सलाहियत खत्म कर लेगी, हमारी नस्लों के खिलाफ साजिश है। ये चीज जो है ये हर चीज के हम जोड़ते हैं, कोविड भी, पोलियो भी, एवरीथिंग। हाँ सब। तो अब ये दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में लगी है, पाकिस्तान में भी लग रही है। ये वैक्सीन पाकिस्तान में आती है ना, ये हमारे मकामी माहिरीन हैं जिन पे मुश्तमिल कमेटी इस वैक्सीन का इंतखाब करती है। इसमें किसी का बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, सिर्फ मालूमात हम दुनिया भर से लेते हैं जैसे हम बाकी डॉक्टरी की चीज़ों में लेते हैं। लेकिन वैक्सीन कौन सी हमारे प्रोग्राम में आएगी इसका फैसला एक नाइटेक कमेटी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी बनाई है, लेकिन आज़ाद कमेटी है, वो ये फैसला करती है कौन सी वैक्सीन पाकिस्तान में लगनी चाहिए। इस पर किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो ये जो बहुत सारी बातें होती हैं कि बैरूनी एजेंडा है, सस्ती क्यों दे रहे हैं, देखें वैक्सीन जो है और मुफ्त की चीज़ है तो पता नहीं क्या मुफ्त की चीज़ नहीं है। पहले ये मैं बता दूं, ये बहुत महंगी वैक्सीन है, इसको लाने में इसीलिए देर हुई है कि इतनी महंगी वैक्सीन थी। इसकी कीमत कुछ कदरे कम हुई है क्योंकि वैक्सीन जब कोई भी दवाई बनती है, जब शुरू में बनती है बहुत महंगी होती है। तो ये महंगे जो अमीर मुल्क हैं वो पहले खरीद लेते हैं। जैसे कोविड में आपने देखा था हमें वैक्सीन देर से मिली थी, इसी तरह ये वैक्सीन भी पहले बहुत महंगी थी। $300 की एक डोज थी इसकी शुरू में। हम तस्वुर भी नहीं कर सकते हम अपने मुल्क में इतने लाखों लोगों को लगाएं, लेकिन अब इस वैक्सीन की कीमत कदरे कम हो गई है, इतनी कम हो गई हम अफोर्ड कर सकते हैं। शुरू में कुछ हमारी जो गावी और जो इंटरनेशनल जो एजेंसियां हमारे साथ ताउन करती हैं, माली मावनत देती हैं, लेकिन हर साल इसकी कीमत 20% हमें देनी पड़ती है। तो 4 साल 5 साल के बाद 100% कीमत हमें ही देनी है। अभी भी हम भारी रकम दे रहे हैं। तो हरगिज़ ये वैक्सीन फ्री में नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान की खतीर रकम इस पर खर्च हो रही है। सर आपको सिर्फ एक बारी वैक्सीन की जरूरत है, उसके बाद एक सिंगल डोज वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर के जो इलाज अभी हमने डिस्कस किया है कि कैंसर का इलाज कितना महंगा है, कितना तकलीफ दे है। और दूसरी बात है कि आउटकम और बहुत सारे कैंसर है जिनका अगर जल्दी डायग्नोज हो जाए तो आउटकम अच्छा होता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर आमतौर पर डायग्नोज ही लेट होता है। और देखें 5000 केसेस होते हैं, 3000 से ज्यादा की डेथ हो जाती है। जी जी सर, ये जो पहले वाले सेशन में आप लोगों का टारगेट था कि आपने 1 करोड़ समथिंग
वैक्सीन देनी है, और उसके बाद आई एम श्योर कि फिर आप अगली जो किस कैंपेन प्लान करें वो कब करें, वो इसी साल प्लान करें, अगले साल के भी बाकी नहीं, मैं जरा बातें कर दूं, इस तरह नहीं है, ये फेजिक मैनर में वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जा रही है। पहले मरहले में पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जैसे सिंध है, पंजाब है, इस्लामाबाद है, आज़ाद जम्मू, इनमें वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई है। इन इलाकों में ये वैक्सीन 9 से 14 साल के बच्चों को भी लग रही है, इस वक्त ये अमल जारी है। 1 जनवरी से वैक्सीन हमारे EPI प्रोग्राम में इन इलाकों को आ जाएगी। अगले साल इस वैक्सीन की ऐसी मुहिम KP में चलेगी, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में चलेगी। उन इलाकों में भी उससे अगले साल वैक्सीन उनके प्रोग्राम में आ जाएगी। तो तमाम पाकिस्तान में वैक्सीन एक मरहले में 9 से 14 साल के बच्चों को लगेगी। इसके बाद ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है, फिर मजीद 9 से 14 साल के बच्चों को लगाने की कोई मुहिम नहीं चलेगी। सिर्फ 9 साल का जो बच्चा होगा सिर्फ उसको वैक्सीन लगेगी। अगर कुछ माँ बाप इस गलत फहमी का शिकार है कि हम जब चाहें वैक्सीन लगा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये इंतहाई महंगी वैक्सीन है, अगर आप इन चंद दिनों में, आगे वाले दिनों में नहीं लगाएंगे तो आपको खरीद कर लगानी पड़ेगी, जो इंतहाई महंगी। ये बड़ा ज़रूरी है भाई कि, और हुकूमत पाकिस्तान ने आपके लिए ये, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ना, स्कूल में बच्चों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। हमारे तो जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को साथ बिठा के, मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं उनको भी देख रही थी, उन्होंने अपनी बच्ची को वैक्सीन लगा कर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बच्ची को बचा ली। सबसे पहली वैक्सीन ट्रस्ट करने के लिए पाकिस्तान में मेरी अपनी बेटी को लगी है। सबसे पहली वैक्सीन 15 सितंबर की सुबह को 9:30 बजे पाकिस्तान में जब वैक्सीन लगने का इफ्तिताह हुआ है, पहली वैक्सीन, पहला टीका मेरी बच्ची को लगा है। इससे अंदाजा लगा लें इस वैक्सीन के ऊपर मेरा कितना ट्रस्ट है, क्या सेफ्टी प्रोफाइल है, और कितना है। बिल्कुल, हाँ। तो सब वो एक कहते हैं 10 सेकंड की सिर्फ एक पेन है कि वो है। बच्ची उसके बाद स्कूल से हम उसको लेकर आए थे, स्कूल गई है, उसने अपनी क्लासेस अटेंड की हैं, तमाम तालीम उस दिन जारी रखी है, किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं हुआ। कुछ बच्चों को यहाँ पर दर्द होता है थोड़ा बहुत, वो भी 24 घंटे में ठीक हो जाता है। कुछ वैक्सीन के साथ थोड़ी सी रिएक्शन होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर दवाई का रिएक्शन होता है, लेकिन ये वैक्सीन दुनिया की महफूज तरीन वैक्सीन में से है। बात है कि जिसको आगाही है वो तो कह रहे हैं कि मेरे घर वाले मुस्तफीद हो, जैसे डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी को भी लगवाई और ऐसा हम देख रहे हैं। तो इट्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलना। ये वैक्सीन अगर अवेलेबल है तो ज़रूर इस कहते हैं अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। सर 22 साल से वैसे मुझे आप ये बताइएगा, हम पिंक टूबर कहने लगे हैं अक्टूबर को भी, और पिंक रिबन इतना एक्सेसिवली इस पे जाके जो है इसकी अवेयरनेस के वाले से काम कर रहे हैं, उस अवेयरनेस का आपको लगता है कि कोई फ़ायदा हुआ है, कि आपने देखा हो कि हाँ जी केसेस कम हो गए, या आपको लगा कि नहीं बड़े चैलेंजेस का सामना आपको रहा है? देखिए, वो जैसे कि बात हो रही है, हम एज अ सोसाइटी हर नई चीज़ ना से शुरू करते हैं। आप ये देखेंगे जो भी हमारे यहाँ पिछले 70 साल में जो भी चीज़ नई आई है ना, जो हमने ना से शुरू की है, और समहाउ अनफॉर्चुनेटली हम ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं उनको ज़्यादा शायद वो देते हैं। और फिर एक चीज़ और ये है कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है वो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा असर करता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। बात ज़्यादा भी करें तो वो कम असर करती है। अब जब हमने कैंपेन शुरू की तो बिल्कुल वो पहले 5 साल तो किसी लेवल पे भी मतलब ब्रेस्ट का वर्ड यूज़ करना ही जो है वो पॉसिबल नहीं था, चाहे वो टीवी चैनल थे, चाहे वो मतलब आउटरीच में था। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कम अ लॉन्ग वे। मतलब गवर्नमेंट भी हमें मुख्तलिफ लेवल पे सपोर्ट कर रही है, अभी फर्स्ट लेडी भी इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एज ए नेशन हेल्थ की तरफ केयरलेस हैं, और फिर जब बात आती है फीमेल हेल्थ की तो शायद हम फीमेल हेल्थ की तरफ एज अ सोसाइटी हम और ज़्यादा जो है वो सर मुझे लगता है ध्यान भी नहीं देते। और जो खवातीन भी ना तो वो कहते हैं मैं तो ठीक हो जाऊंगी। हमारी जो घर की खवातीन होती है ना वो अपने आप को तवज्जो नहीं देती वैसे। अच्छा, फिर और एक चीज़ जो हमने देखी वो ये है कि जी ठीक है, मतलब जो डिनाइल एनर्जी वो कोई 3 लेवल के ऊपर है। पहले तो ये है कि हर खातून को ये लगता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर जो है ये किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मतलब ये मैं आपको एक कॉमन बता, हम जब ख़वातीन, हमने पिछले कुछ अरसे में पढ़ी लिखी ख़वातीन में एक सर्वे किया ये देखने के लिए इस अवेयरनेस से कितना फ़र्क पड़ा है, और कितनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड ख़वातीन जो हैं वो अर्ली डिटेक्शन का कोई भी तरीका इख्तियार कर रही हैं। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो अभी भी कोई 3 से 5% से ज़्यादा नहीं है। यानी अब और वही वाली बात कि अभी भी मिथ्स कि नहीं वो मतलब वो मैमोग्राम कराएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, अब बायोप्सी नहीं करानी चाहिए क्योंकि वो बायोप्सी की नीडल लगेगी तो कैंसर फैल जाएगा। सो वो मतलब ये कि स्टिल बहरहाल मतलब ये कि यस देयर इज़ अ चेंज। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव साइड ये है कि जो यंगर एज ग्रुप है दे आर कमिंग विद
अर्ली सिम्टम्स। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि कम से कम जो यंग ख़वातीन हैं वो अर्ली सिम्टम्स के साथ आ रही हैं। बट देखिए ये जितना बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए, मतलब है यानी हर 9 में से खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे 24 करोड़ की आबादी में से अगर मर्दमशुमारी से जो 24 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ तो आप यहीं पे वो देखें। ओह माय गॉड। अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये ह्यूज नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। दूसरी तरफ ये है कि जितने भी कैंसर पेशेंट पाकिस्तान में डायग्नोज होते हैं उसमें 50% इज़ जस्ट ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है। और फिर इसके अलावा और एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि इंटरनेशनली जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है दैट इज़ 55 ईयर्स। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 35 ईयर्स है। सर, और जो सर्जन साहब हमें बता रही थी कि जो आपके पास जो सबसे यंग जो ब्रेस्ट कैंसर का जो पेशेंट है उनकी मैम क्या उनकी एज है? बच्ची है वो छोटी 15 साल की जो डायग्नोस्ड हुई, क्योंकि उसको ब्रैका म्यूटेशन है, BRCA म्यूटेशन। हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं थी पहले बहुत ज़्यादा, इसलिए कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जेनेटिक काउंसलर की। अब जेनेटिक काउंसलर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स में, और जेनेटिक टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ भी मौजूद है टू सम एक्सटेंट, जो कि ये टेस्ट कर सकते हैं उन लोगों में जिसमें रिस्क है कि प्रॉब्ली जेनेटिकली ड्रिवन कैंसर हो सकता है। और अगर वो टेस्ट करवाया जाए, पकड़ा जाए, तो फ़ायदा होता है मरीज़ों को कि आप उसका भी सही इलाज कर सकते हैं उस वक्त, और कैंसर्स डेवलप ना हो, जैसे दूसरे ब्रेस्ट में, ओवरी में, यूट्रस में, उसके भी आप उनको उस वक्त प्रोफाइलेक्सिस बता सकते हैं। मैंने सुना है डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि बात ये कितनी सही है कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो तो कभी ना कभी जैसे कैंसर ट्रैवल करके ये ओवरीज में भी कैंसर आ जाता है, तो आपकी ओवरीज की भी इंस्पेक्शन होती है। इज इट ट्रू, ऐसा है? एसोसिएटेड कंकरेंट हो सकता है, या अगर जेनेटिक म्यूटेशन हो तो ओवरी का अपना कैंसर बन सकता है। ये एक मिथ है लोगों का कि ब्रेस्ट है तो ओवरी हो जाएगा, या ब्रेस्ट ट्रैवल करके ओवरी में चला जाएगा, या यूट्रस में। ऐसा है नहीं, वो वहाँ स्प्रेड नहीं हो सकता, या यूट्रस ब्रेस्ट में नहीं उस तरह से आमतौर पे आ सकता। लेकिन अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन कैरी कर रहा है वो पेशेंट, तो उनको कैंसर्स बन सकते हैं। कॉन्करेंट यानी उस वक्त भी हो सकता है, और बाद में भी लाइफ टाइम बन सकता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ में बताऊं कि जब ये अवेयरनेस की हम ये बात कर रहे होते हैं ना कैंसर्स के मुतालिक, तो पेशेंट की जब काउंसलिंग कर रहे होते हैं जेनेटिकली, हम लोग यानी जब पहली दफ़ा कैंसर डायग्नोज होता है उसको बताते हैं कि क्यों जेनेटिक टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। उसकी भी अब एक्सेप्टेंस बढ़ गई। पहले बहुत रिलक्टेंट थे लोग करवाने के लिए, क्योंकि ये इसको भी टैबू समझते हैं जेनेटिक टेस्ट करवाने को भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, ये महंगा है जेनेटिक टेस्ट? महंगा है, इंस्टीट्यूट्स ऑफर भी कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, अगर आप थोड़े पैसे जोड़े ना, तो आप उस टेस्ट को बेशक इनिशियल डायग्नोसिस पे ना करवा सकें। क्या प्राइस होगी वैसे अगर हम जेनेटिक टेस्ट? जैसे हम AKU की बात करें, हमारे पास जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है उसमें वेलफेयर सपोर्ट अवेलेबल है, और तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए लगते हैं। आप इनिशियल डायग्नोसिस पे ना करवाइए, एक बहुत एक्सटेंडेड पैनल टेस्टिंग है, 30 जीन्स टेस्ट हो रहे हैं। आप ऐसा कर लीजिए कि हर महीने कुछ पैसे जोड़िए, 1 साल बाद करवा लीजिए, 2 साल बाद करवा लीजिए, लेकिन करवा जरूर लीजिए। हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हेल्थ के लिए भी सेविंग करनी चाहिए, ये सेविंग को हेल्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो हमने अपना रिटायरमेंट, डॉक्टर साहब क्या बातें करी, जो हम रिटायरमेंट हमारा प्लान होता है हमारी हेल्थ के लिए तो काम आता है कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, फलाना हो गया, वो और किस चीज़ के लिए होता है? इससे पहले हो गए तो जी हाँ, वो तो फिर एक और चीज़ मैं यहाँ हाइड करूँ कि आगा खान इस दफ़ा 19 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ने एक अवेयरनेस सेशन का इनेकाद किया जो जनरल पब्लिक के लिए है, और ये बेसिकली अर्ली डिटेक्शन से लेकर कंप्लीट कैंसर जर्नी विद द सर्वाइवरशिप प्लान, यानी जब आप सर्वाइवर बन जाते हैं उस पर डिस्कशंस होंगी। मल्टीपल लोग हैं इसमें, पैनलिस्ट हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यास्मीन उसमें शामिल हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जेनेटिक काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, और हमारे जो कि बहबूद सपोर्ट प्रोग्राम है उनके कोऑर्डिनेटर और सर्वाइवर्स भी हैं। तो वी रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, बात करें इस बारे में, और जनरल पब्लिक के लिए जिसमें खवातीन, मर्द, बच्चे सब आ सकते हैं। और जैसे आपने बात की ना कि इस साल का थीम क्या है कि एवरी स्टोरी मैटर्स। जी, एवरी स्टोरी, एवरी जर्नी इज यूनिक, एवरी स्टोरी मैटर्स। तभी मैं कही थी कि फरा इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है हम सब। एग्जैक्टली, क्योंकि इनका अपना एक एक्सपीरियंस है ना। सर मुझे बताएं वैसे कि अगर हमने मिथ्स के वाले से बात तो की, तो
बहुत सारे जो सिम्टम्स जिस पे आपको क्या लगता है, जो आप लोगों के सामने स्टडी सामने आती है, बिकॉज आप लोग एक अरसे से ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के वाले से बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम क्या कहाँ गलती करें? जैसे ही बहुत से लोगों को आइडिया नहीं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो आप बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जो कि आपके, अगर डॉक्टर साहब मैं गलत नहीं कह रही, तो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से आप रिस्क फैक्टर की तरफ आप लोग चले जाते हैं। आपके सामने सर ऐसी कौन सी हॉरिफाइंग डिटेल्स आई हैं कि जो कि बढ़ा रही है इसको? आई थिंक जो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, क्योंकि अब बहुत सारी मेडिकल स्टडीज़ ये बता रही हैं कि लाइफस्टाइल चेंज जो है वो उससे कैंसर का जो रिस्क है वो 40% कम किया जा सकता है। ख़ास तौर पे जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, और उनमें भी वो वाली चीज़ें हैं जो हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें हार्मोन्स हैं, जिनमें स्टीरॉइड्स हैं। जी सर, चाहे वो दूध चिकन ऐसा है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो सर सब्जियां देख लेना गंदे पानी में फूड है, प्रोसेस फूड है। जी बहुत हमेशा देखिए यंग एज ग्रुप में जब हम देखते हैं कि उनकी कोई मतलब बहुत सारे जो नॉन रिस्क फैक्टर हैं कोई नहीं होता, उसमें उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, स्टिल दे आर गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। तो वो जो लाइफस्टाइल है हमारी, हम देखें हमने पूरा अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी ना। इवन हमारी स्लीपिंग हैबिट्स जो हैं, देखें हम मतलब है वो मेडिकल साइंस ये बताती है कि रात को 10 बजे सोने से 2 बजे के दरमियान हमारी बॉडी जो अपने आप को रिपेयर करती है, आप 2 बजे के बाद 12 घंटे सोते रहें तो आपको वो फायदा नहीं है। सो हमने वो जो पूरा अपना लाइफ डिप्रेशन में चले जाएंगे। हाँ मैं अक्सर कहती हूँ कि जो जवाल के टाइम सो रहा है उसको डिप्रेशन होगा, उससे धूप कौन सी देखी अच्छी वाली। सर ये तो वही बात है ना, हम कहते हैं जी विटामिन डी आप में कमी है, तो वो लोग कहते हैं अच्छा वो दोपहर की धूप ले रहे होंगे। वो दोपहर की धूप नहीं होती, वो सुबह सवेरे की धूप होती है। हाँ सो मतलब तो इसमें जो हमारी जो लाइफस्टाइल है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रोल है वो प्ले कर रहा है। हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो है, फिर मेंटल हेल्थ जो है वो देखें ओवरऑल सोसाइटी में स्ट्रेस जो है वो बढ़ गया है। उसकी वजह से मतलब मेंटल हेल्थ हैज़ बिकम, आई थिंक मुझे तो लगता है अनफॉर्चुनेटली आने वाले दिनों में शायद ये भी एक पेंडेमिक या एपिडेमिक की तरह की सिचुएशन है। हम शायद अभी देख नहीं रहे कि हमारे इर्द गिर्द जिस तरह लोग फिर रहे हैं किस मेंटल कंडीशन में। तो ये क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ जब कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आपके ऊपर बीमारियाँ असर अंदाज करती हैं। तो ये कोई ऐसे नहीं है वो अच्छा जनरली अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर गट। मैं भी कुछ दिनों पहले मैंने गट हेल्थ के वाले से भी शो किया, उन्होंने कहा कि आपकी गट हेल्थ अगर ख़राब हो तो ये आपकी ये भी बड़ी आपकी मेंटल हेल्थ पे मुतासर होती है। और मुझे तो आइडिया नहीं था कि अच्छा कितना ज़रूरी है गट क्लेंसिंग के भी जाके दिमाग पे असर हो रहा है। लोगों को डिप्रेशन इस वक्त जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वीसी साहब थे, वो उनको 3rd स्टेज का कैंसर था एंड ही टोल्ड मी कि ही रिवर्स्ड हिज कैंसर विद जस्ट हिज ईटिंग हैबिट्स। तो आप ये सोचें कि अगर आपकी खुराक से जो कैंसर है वो रिवर्स हो सकता है। तो देखिए हम तो मुसलमान रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के जो फ़ायदे अब हमें वेस्ट बता रहा है वो ये है कि किस तरह हमारे जिस्म में से जो चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। तो ये फूड इज़ सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, ब्रेस्ट कैंसर, अब अगर अनफॉर्चुनेटली किसी खातून को 3rd स्टेज का कैंसर हो तो वो तकरीबन को 20-25 लाख रुपए की कम से कम जो है। तो आप ये सोचें कि एक ऐसा हाउस होल्ड जो शायद 1 लाख रुपया महीना भी कमाता हो, उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कर सकें। और स्टेट भी मतलब हमारे जैसे मुल्कों में स्टेट भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। सो मतलब हमें प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करने की एग्जैक्टली सर, प्रिवेंशन सर। वैसे इंडस में कितने % खवातीन का हम देख रहे थे इलाज हो, क्योंकि इंडस में फ्री ही होता है, तो आपके पास सालाना कितने ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स? इसका एग्जैक्ट डाटा मेरे पास है नहीं क्योंकि वो कितने, क्योंकि एडल्ट ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इंडस में स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन ये इसका अंदाजा है कि बहुत बड़ी सर्जरी की तादाद वहाँ पर होती है। आई थिंक बाकी हमारी कलीग्स को डॉक्टर जानती होंगी, लेकिन एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडस में क्योंकि तमाम ट्रीटमेंट फ्री है तो कितना नज़र उसके जो भी खासतौर पर ब्रेस्ट सर्जरी अच्छी खासी होती है वहाँ पर जो पेरिफेरल सेंटर से रेफर होती है, बट इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। तो इसलिए सही। अच्छा सर, जो इंटरमीडिएट, मेरे पास टाइम है अभी, मुझे बता दें कितने मिनट? अच्छा चलिए 1 मिनट टू ब्रेक। लेकिन सर मुझे बताएं कि डॉक्टर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे हुक्मा को जानती हूँ, मेरे शो में आते हैं, वो कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से लेटर इन ईयर्स आपको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। सर ऐसा कुछ है? नहीं, मेरा ख्याल है टेक्निकली ऐसा नहीं है, लेकिन हम अगर कैंसर के तनाजुर में बात करें, मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले आपको शेयर किया कि जो
प्रिंसिपल्स हैं WHO और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के 3 से 4 चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर इंसान उसको अडॉप्ट करे तो कैंसर के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। वो 3 से 4 चीज़ें मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी, ठीक है? एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और आज हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के हवाले से देखिए, खुदा न खासा अगर आपकी डायग्नोसिस हो गई है और आपको कैंसर जैसा इतना बड़ा मर्ज आप लाहक हो गया, तो आप यकीन माने आप किसी टोटके बातों से नहीं, आपको सीधा जाना है अपने इलाज के लिए। अभी जो हम डिस्कशन करें वो है प्रिवेंशन, जो कि हम कर सकते हैं खुद को बचाने, जो मैं कर सकती हूँ, जो आप कर सकते हैं, जो हमारे साथ लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो कर सकते हैं, ताकि खुद को इस खौफनाक नाम वाली बीमारी से बचा सके। और डॉक्टर साहब, आप मुझे 4 चीज़ों को बता रहे थे, वो 4 चीज़ें क्या थी जो प्रिवेंशन के ज़ुमरे में तो थोड़ा सा बड़े डिस्कशन हमारा हुआ और हमने कुछ अच्छी चीज़ें डिस्कस की। एक होती है प्रिवेंशन यानी कैंसर से बचाव, जी जी, और एक होता है कैंसर के रिस्क का कम हो जाना। ये कंपैरेटिवली डिफरेंट चीज़ है। जी जी, बिल्कुल। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन है, ये सर्वाइकल कैंसर के चांस प्रिवेंट ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर रही है, ये हो गया। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो होती है लिवर कैंसर के चांस को ऑलमोस्ट कम कर देती है, फिर भी हो सकता है किसी और वजह से, BC से हो सकता है। इसी तरीके से स्क्रीनिंग इज अ गुड टूल फॉर प्रिवेंशन। फीमेल 30 ईयर्स 40 ईयर्स के बाद या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, दे शुड गो एनुअल मैमोग्राम। वो आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, क्योंकि रिस्क कम हो जाएगा जब एडवांस हो जाएगा। लेकिन जो रिस्क कम हो सकता है कैंसर का, मैं सिर्फ यहाँ कहना चाह रहा हूँ, वो आपकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफ स्टाइल। जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं, इस पर हम सब कन्विंस भी हैं। हेल्दी डाइट की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और चौथी चीज़ जो है वो है रेगुलर एक्सरसाइजेस, चाहे वो वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, मेंटल हेल्थ है। सर आपने से मीट की बात नहीं की, मैं मीट है लोग वाइट मीट, हाँ वाइट जो रिकमेंड है, वो जनरल हेल्थ कॉन्शियस लोग भी और करते हैं। तो ये वो चीज़ें जो कि आपके कैंसर के होने के रिस्क को कम करती हैं, प्रिवेंट शायद ना करें। यानी अगर 100% चांस है 90% हो जाएगा। एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे हैं, मेरा ख्याल है तो ये मैसेज बड़ा वाज़ेह जाना चाहिए कि अगर अल्लाह पाक ने मेरे लिए खुदा ना खासा कैंसर लिख दिया तो फिर भी होगा। लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम में कुछ चीज़ें हम लोग खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हेड एंड नेक का कैंसर है, मुंह का, गुटखा, छालिया, मावा, स्मोकिंग। इस वक्त पाकिस्तान में रैम्पेंट है मुंह का कैंसर, रैम्पेंट है, मतलब इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। वो तो हम अपने हाथ से खुद कर रहे हैं ना। 10-10 साल तक हम मुंह में दबा के रखेंगे तो अल्टीमेटली 15 साल के ऊपर खुदा ना खासा कैंसर की डेवलप होगा। सर कीड़े तो ये तो बता रहे थे, जाहिर है ऑब्वियसली जब वो अनट्रीटेबल होगा या जब वो एडवांस स्टेज में हो जाएगा और जब उसकी सर्जरी होगी और फेस ऑलमोस्ट सर्जन कहते हैं मैं काटिंग निकाल ही नहीं सकता है इसको, क्योंकि नेक डिसेक्शन होता है। फिर वो अल्टीमेटली रेडिएशन हुई, लेकिन टेढ़ा बिल्कुल डिफॉर्म्ड हो गया, टेढ़ा मेरा हो गया। और उसके बाद जो है वो जब रिकरेंस होता है खुदा ना खासा, और वो हो जाता है तो वो फिर इतना एडवांस होता है कि फिर शायद उसके घर वाले भी शायद उसके साथ खड़ा होना मुश्किल होता है। तो इस वक्त से क्या करें, सिर्फ अपने आप को बचाएं। तो कुरान में लिखा है कि अपने आप को क्यों हलाकत में डालें। जी बिल्कुल, अपने हाथ से अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। तो ये मैसेज बड़ा वाज़ेह जाना चाहिए तमाम हमारे साथियों को कि इन सब चीज़ों से बचें, और ये प्रिवेंशन का एक बुनियादी उसूल है। आई थिंक दिस इज द वेरी क्लियर मैसेज वी शुड नॉट। इसमें मैं हेड एंड कैंसर पे थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूंगी कि आपने जैसे कहा रिकरेंस का, तो ब्रेस्ट कैंसर ये अच्छी प्रोग्नोसिस वाला कैंसर है। हेड एंड कैंसर चूंकि 90% हमारे पान गुटखा छालिया खाने की वजह से होते हैं, तो उनमें 50% पेशेंट्स जो हम देख रहे हैं उनमें बीमारी पहले साल में वापस आ जाती है। क्योंकि वो बाज नहीं आते, उनकी मुंह की झिल्ली में वैसे ही इतना इस किस्म के क्रोमोसोमल चेंजेस हो चुके हुए होते हैं कि वो टेंडेंसी होती है बीमारी वापस आने की, और रिफ्रैक्टरी या डीप ट्यूमर होता है। आपने सर्जरी कर दी, रेडिएशन कर दी, कीमोथेरेपी कर दिया, उसके बावजूद 50% में बहुत जल्दी विद इन 6 months to 1 year हम देखते हैं कि वापस आ जाता है। सो वो जो आपने कहा कि 90% तो यहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा एक और मैं बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी जो डॉक्टर साहब ने की। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो इस सूरत हाल में जब आपको कैंसर नहीं हुआ ड्यूरिंग कैंसर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि, और ये बहुत क्लियर मैसेज हमारे यहाँ से जाना चाहिए कि न्यूट्रिशन, अच्छी न्यूट्रिशन होगी, वेट मेंटेन होगा, तो फिर आप कैंसर के इलाज से गुजर सकेंगे। बहुत सारी मिथ्स हैं, चीनी, स्पेशली चीनी, चावल, दूध लोग खाना छोड़ देते हैं, और जब ये सफेद चीजें छोड़ दो ऐसे लोग कहते हैं। ये सब मिथ्स हैं, एक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसका।
अगर अच्छी तो अगर आपका वेट लॉस होगा, आप वजन कम हो जाएगा, आप इतने नकाहत का शिकार होंगे तो आप तो कीमोथेरेपी का इलाज जारी नहीं रख सकेंगे। सो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर आपको कोई भी कबाहत है, कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, तो हमारी ऑन्को न्यूट्रिशंस होती हैं, हर इंस्टीट्यूट में एक न्यूट्रिशन जरूर होता है। आप उनसे मिलें, सारे आपकी जो एलर्जीज हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप चीनी से परहेज करें, अदरवाइज कैंसर का इससे इलाज के दौरान कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, ये बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कहा ना कि डॉक्टर यास्मीन ने कि ये मिथ्स हैं। लोग कहते हैं कि ये ना पहनो, गोल्ड ना पहनो, उससे कैंसर रिकरेंस हो जाएगी। ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है कैंसर सेल्स की गोल्ड से या सिल्वर से या मैं हैरान हूँ, ये कौन है जो अकलमंद बैठ के बातें बना रहे हैं? अच्छा, मुझे किसी ने नहीं कहा गोल्ड। अच्छा, हमारे आपने वो जो पढ़ लिया पानी में जी, तो लेमन डाल के पी रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं क्लियर करूँ यहाँ पे कि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो आम लोगों का ख्याल ये है कि ये बहुत महंगा इलाज है। देखिए, याद रखें, जैसे उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग करवाएं, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी। शायद कैंसर बनने से पहले वाला चेंज हम पकड़ लें, खर्चा करके पहले से, और हम कैंसर ना बनने दें, तो चंद हजारों से भी इलाज हो सकता है। लाखों तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एडवांस स्टेज होगी तो इलाज में बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सही बात की। अच्छा, मुझे बताएं सर, आप पिंक ट्यूबर के एक वो नया जो हॉस्पिटल है, तो उसमें भी कैंसर जो है जिसमें मुफ्त इलाज होगा सर पिंक ट्यूबर में? बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह पिंक रिबन ने लाहौर में एक डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाया जो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स कंप्लीट नाउ। ऑलरेडी हम डायग्नोस्टिक सर्विसेज दे रहे हैं, ब्रेका टेस्टिंग भी दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग दे रहे हैं, और अभी वी आर स्टार्टिंग सर्जरी एंड कीमोथेरेपी। इट्स अ ट्रस्ट हॉस्पिटल, और आइडिया हॉस्पिटल का बनाने का सिर्फ ये था कि मैं ये कहता हूँ कि इट्स अ स्टेटमेंट हॉस्पिटल, कि वी वांटेड टू हाईलाइट दिस इशू कि ब्रेस्ट कैंसर इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इसके लिए एक या बल्कि कई डेडिकेटेड शायद सेंटर हों, तो तब भी जो है वो पिंक रिबन ने तो हमने देखा पहले भी, जैसे मैमोग्राम की उसकी भी जो सर्विसेज वगैरह हैं वो भी सतह पे वो फ्री सर्विसेज जो हैं वो दी हैं। सो अभी भी आप जो डायग्नोसिस की, जैसे आप मैमोग्राम, क्योंकि उसकी भी ऑफ कोर्स एक कॉस्ट है, तो आप वो भी फ्री? जी, हमारी फ्री सर्विसेज हैं, और प्लस ये कि हमारा पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम है जो हम एटॉमिक एनर्जी के हॉस्पिटल्स के साथ रन कर रहे हैं। प्लस अभी हमने फर्स्ट लेडी के थ्रू रिक्वेस्ट की है बैतुल माल को कि जो 10 लाख तक की जो कीमो की जो देते हैं सपोर्ट, उसको बढ़ा के 20 लाख जो है वो कर दिया जाए। तो अच्छा, फिर पंजाब गवर्नमेंट जो है एक डेडिकेटेड सेहत कार्ड सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए दे रही है, तो मतलब ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ अब अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी अवेलेबल है। आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो माइंडसेट चेंज करना है। वो जो हम डिनाइल में हैं, आई थिंक हमें उस डिनाइल से निकलना है। अर्ली डिटेक्शन, माँ बेटियों की जान खतरे में डाल रहे हैं, हमसे बात ही नहीं अगर कर रहे जी। और प्लस फिर वो भी कि जैसे हम ये देखते हैं कि डायग्नोसिस के बाद भी कितनी खवातीन हैं जो डिनाइल में चली जाती हैं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं आती, घर वालों को नहीं बताती। सो वो मतलब हम 3-4 लेवल के ऊपर दम दरूद जाके पहले करते हैं, फिर अगर उससे फर्क नहीं पड़ा तो फिर आएंगे। ये सो मतलब ये कि अगेन मतलब ये कोई डेथ सेंटेंस नहीं है कैंसर। मतलब आप ये देखें कि ओवरऑल इतने सालों में स्क्रीनिंग बहुत एडवांस हो गई है, सर्जरीज एडवांस हो गई हैं, कीमोथेरेपीज एडवांस हो गई हैं। सो वो थिंग्स हैव चेंज। मतलब ये कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस टिल कि आप उसको बहुत ज़्यादा डिले कर दें और आप खुद एक सुइसाइडल मोड में जाएं जहाँ पे कि आप उसके इलाज ना करें या उसको लेट डायग्नोज करें। अदरवाइज तो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के लेवल। आई एम श्योर चैलेंजेस भी होंगे। चैलेंजेस बिल्कुल हैं, और चैलेंजेस मुझे लगता है लोगों की सतह पर ही है, बिकॉज पीपल आर स्टिल नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट। एग्जैक्टली। जो हमारा बिहेवियर चेंज है जी, आई थिंक उसके ऊपर ये जो अक्टूबर की कैंपेन का मकसद अब ज़्यादा ये जो बिहेवियर चेंज है, अभी जो हमारा ब्लॉक है, माइंडसेट का जो ब्लॉक है ना, आई थिंक इसको अभी भी हमें जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा, अगर हम जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे से बात करते हैं, तो ये स्कूल्स में भी, ये दफातर में भी, और उन दफातर में ज़्यादा इस हवाले से कैंपेन्स होने चाहिए जहाँ पे मर्द हजरात की जो है जिनकी पॉपुलेशन जो उनकी तादाद ज़्यादा है, ताकि उनसे बात की जाए कि भाई देखिए बात सुने, इस वर्ड को कहने में कोई शर्म नहीं है, और अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी घर में हो जाती है तो आपका कितना किरदार है कि आपने अपने घर की औरत की, अपनी बेटी की, अपनी बहन की, अपनी माँ की ज़िंदगी को जो है ना बचाना है इस मूजी मर्ज से। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो हमें यहाँ पे बंदों का माइंडसेट भी यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है कि उनको बताया जाए कि इस तकलीफ से आपकी घर की ये बच्ची, बहन, माँ, बेटी गुजरेगी, तो आपने क्या करना है। क्योंकि देखिए, जब आप घर का मर्द आपके सर पे खड़ा होगा ना, वो कहेगा कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी बहन के तुम्हारे कुछ ज़रूरी हैं, तुम्हें करवाना है, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगी, वहाँ उसकी झिझक लड़की की ख़त्म होगी।
ये बहुत ज़रूरी है। मावा गुटखा मैं कह रही हूँ, ये जिसके मुंह के कैंसर के बारे से बात भी हो रही है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि भाई ज़रा हम इंसान के बच्चे बने। ब्रेस्ट कैंसर जो ख़वातीन बड़ी हो गई हैं, और पहले कहते हैं, जैसे आपने कहा था पहले 40 साल में, अब 15 साल की बच्चियों की हो रही, और बच्चों का कैंसर। सर बच्चों का कैंसर तो ऐसा कि मैं तो कहती हूँ कि वो हिला देता है। वो जो मुझे लगता है जो सुनता है ना, वो भी उसी स्टेज से गुजरने लग जाता है। वो इतने प्यारे प्यारे नन्हे मासूम बच्चे होते हैं जिनको अभी पता नहीं चलता कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो भाई अगर जहाँ जहाँ वैक्सीन अवेलेबल है सर्वाइकल कैंसर की, खुदा के लिए ज़रूर लगवाएं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी बेटियों को एक बड़े मर्ज से, मैं वही बात कर रही हूँ, मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि काश मैं इस टाइम में पैदा हो जाती तो मुझे इस एज में लग जाता है, जो 9 से 14 साल की उम्र है। तो अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे। बाकी पाकिस्तान में बड़ा शुक्र है जनाब, इंडस हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, देखें पिंक रिबन की जाने से भी फ्री हॉस्पिटल बनाया गया, SIUT है, आगा खान हॉस्पिटल है, और ऐसे बहुत सारे कैंसर के हॉस्पिटल, किरण हॉस्पिटल की आपने बात की, काम कर रहे हैं। तशखीस कराएं और प्लीज़ अपने प्यारों को इस मोजी मर से बचाएं। आपका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको लाके गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।